अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द एस्ट्रोकास्ट। वेलकम टू द एस्ट्रोकास्ट। मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर रशान नदीम, जो कि पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर यंग एंड अप एंड कमिंग एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोफोटोग्राफर हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये रशान एस्ट्रोफोटोग्राफी के नाम से जाने जाते हैं और अपनी सियारों की तस्वीरें, डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज, नेबुलाए, सूरज की तस्वीरें, चांद की तस्वीरें ये शेयर करते रहते हैं हमारे साथ, और इसकी वजह से बहुत रिकग्निशन पाई है इन्होंने, बोथ लोकली एंड इन इंटरनेशनल फोरम्स। जी, थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट यू, माय फेलो को होस्ट इस्माइल मोइनुद्दीन, better known as Astro Ismail on Instagram. Ismail is a very young astrophotographer जिसने अपनी एस्ट्रोफोटोग्राफी से काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है, काफ़ी यंग लोगों को इंस्पायर किया है, और बिल्कुल मेरी तरह मेरी कॉपी करते हुए ये भी चांद सितारों की तस्वीरें ही लेते हैं, और इनका थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट डीप स्पेस ऑब्जेक्ट की तरफ है। ऑल्दो आजकल थोड़ा सा चेंज हुआ है, आजकल ये थोड़ा प्लैनेट्स के पीछे पड़े हुए हैं, बट जैसे इन्होंने बताया कि मैं भी डीप स्पेस की थोड़ी थोड़ी तस्वीरें लेता हूँ। ये भी इनका फेवरेट ऑब्जेक्ट है, डम्बल नेबुला, और ये भी काफ़ी गैलेक्सीज़ की अपने रूफ टॉप से तस्वीरें लेते रहते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं। अब हम थोड़ा सा ज़रा ये डिस्कस करते हैं ना कि एस्ट्रोकास्ट के बारे में। सो एस्ट्रोकास्ट हमने क्यों शुरू की? एस्ट्रोकास्ट इज़ बेसिकली पाकिस्तान्स फर्स्ट एंड सो फार ओनली एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफोटोग्राफी बेस्ड स्पेसिफाइड पॉडकास्ट, और फ़िलहाल वी आर aiming to start with just a podcast, लेकिन hopefully very very soon हम काफ़ी avenues के अंदर expand करेंगे। Avenues such as we plan to do live streams, live star parties, and along with that हमारा plan है कि हम जो अपने एस्ट्रोफोटोग्राफी सेशंस करते हैं हम उनको डॉक्यूमेंट करके आपके साथ शेयर करें, आपको अपने साथ इस एस्ट्रोफोटोग्राफी की अपनी जर्नी पे, एस्ट्रोफोटोग्राफी के अलावा भी अपनी एस्ट्रोनॉमी की जर्नी पे आप लोगों को अपने साथ लेके चलें। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड होपफुली यू गाइस विल जॉइन अस। तो बात चलती है प्लानिटरी परेड से, शुरू करते हैं हम। कल रात प्लानिटरी परेड, बल्कि कल रात क्या, आजकल हर रोज़ रात को ही प्लानिटरी परेड हो रही है। तो आपने कोई देखी है कल रात को, आपने कोई प्लानिटरी परेड का एक्सपीरियंस किया? कल रात को जी पूरा प्लानिटरी परेड देखा है मैंने। अच्छा। सेफ फॉर नेपट्यून एंड यूरेनस एंड मरकरी, वैसे पूरा नहीं देखा मैंने। दैट्स 3 लेकिन 5 out of 8। फर्स्ट ऑफ सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर वीनस। ओके। तो मैंने भी ट्राई किया बेसिकली कल। मैं खुद बल्कि आई ऑब्वियसली वेंट अप अ लिटिल अर्ली ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था बेसिकली सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करने का, लेकिन फिर भी आई सॉ जो भी जुपिटर, सैटर्न एंड द मून ऑफ कोर्स, बट आई केम डाउन अर्ली, तो मैंने मिस कर दिया बाकी सारा कुछ। तो इट्स गुड कि आपने सारा कुछ देखा। आई थिंक जनवरी में मैंने नेपट्यून इमेज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट वाज द लास्ट प्लैनेट, लाइक ऑफिशियली द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, एंड दैट कंप्लीटेड माय सोलर सिस्टम पोस्टर, जो कि जिस पर मैं काफ़ी खुश हुआ था कि फाइनली मेरा सोलर सिस्टम पोस्टर कंप्लीट हो गया। तो उसके साथ मैंने क्या कहते हैं, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ था कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप सारे प्लैनेट्स भी अगर देखें, लाइक अदर देन ऑब्वियसली आई थिंक लोग ज़्यादा डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं नेचुरली, के गैलेक्सीज़ और क्लस्टर्स और ख़ूबसूरत कलरफुल चीज़ें, उनके अंदर से जो मेजेस्टिक कलर्स निकल रहे होते हैं। तो बट आई थिंक इस तरह की भी, क्योंकि नेपट्यून इटसेल्फ जब मैंने उसको इमेज किया तो वो एक इट वाज नथिंग लेस देन अ मटर का दाना। एंड लेट्स कम टू मटर का दाना नाउ एंड गिव कॉन्टेक्स्ट है। बेसिकली मटर का दाना रिफर्स टू द फर्स्ट एस्ट्रो फोटोग्राफ दैट वी ऑल टेक, जो कि यूजुअली किसी प्लैनेट की होती है, एंड वी ऑल स्टार्ट विद what is basically a tiny speck on our a tiny pixel on our screens। जब हम अपने स्मार्टफोन से कोई प्लैनेट फोटोग्राफ करते हैं, when we all start, we basically all start the same way in much the same sense। तो
हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जुपिटर को, अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मैंने जुपिटर को इमेज किया पहली दफ़ा, तो इट वाज जस्ट द स्मॉल जस्ट टाइनी ब्लॉब. तो वी कॉल इट मटर का दाना, कि वी ऑल स्टार्ट विद अ मटर का दाना एंड देन वी बिल्ड आवर वे अपवर्ड्स. वी ऑल गो थ्रू दैट लर्निंग कर्व जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है. एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी एंड आई थिंक इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. तो ये बातें हो गई एस्ट्रोफोटोग्राफी से रिलेटेड. तो अब अगर हम थोड़ी सी बात करें जो अगले कुछ महीनों में, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल स्काई होगा, होपफुली अ क्लाउडलेस स्काई, बिकॉज अभी तो मानसून डोमिनेटेड होने लगा है. लेकिन अगर हम बात करें अ क्लियर स्काई, अ क्लियर एस्ट्रोनॉमिकल स्काई, हमारे पास क्या क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? वेल बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्लानिटरी सीजन जो है ना वो शुरू होने लगी. ठीक है ना, कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है. दीज डेज सुबह 1-2 बजे के बाद आई थिंक वो यू कैन ईजिली सी सैटर्न, यू कैन ईजिली सी जुपिटर. थोड़ी देर बाद मार्स नज़र आ जाएगा. एंड देन जस्ट बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनराइज वीनस. एंड आई थिंक कल आखिरी दिन था मरकरी के एक डिसेंट व्यू लेने के लिए, या कुछ दिन के लिए होगा. यस. तो बेसिकली प्लैनेट्स का सीज़न अभी इट्स सेफ टू से कि अब स्टार्ट हो गया है, एक प्रॉपरली एक सीज़न स्टार्ट हो गया है, बिकॉज मार्स विल बी कमिंग एट ऑपोजिशन दिस ईयर, जो कि हर साल नहीं होता. और जुपिटर सैटर्न की ऑब्वियसली हर साल ऑपोजिशन होती है. बाय ऑपोजिशन वी मीन के व्हेन इट इज़ डायरेक्टली ऑपोजिट द सन. तो इट्स बेसिकली द क्लोजेस्ट पॉइंट when it is in its orbit to Earth. तो जुपिटर सैटर्न ऑपोजिशन पे होंगे. तो सैटर्न तो इंडिपेंडेंस डे पे ऑपोजिशन पे आ रहा है 14 अगस्त पे. काफ़ी एक स्पेशल ओकेजन होगा. सैटर्न एट ऑपोजिशन एट 14th अगस्त, एंड जुपिटर इज़ कमिंग एट ऑपोजिशन एट 26th of September. यस. तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग होता है ये, क्योंकि अब अगर अभी भी हम देखें, क्योंकि अभी तो ये अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं प्लैनेट्स, आहिस्ता आहिस्ता ये नाइट की तरफ आते जाएंगे. एंड बाय द टाइम ऑपोजिशन आती है इन प्लैनेट्स की, तो ये हमें रात के वक्त ही नज़र आएंगे. और क्या कहते हैं, अब ये डे बाय डे इनका व्यू बेहतर होता जा रहा है. आप हर रोज़ जाके देखें, बेशक आप हर रोज़ खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि लाइक ब्राइट होते जाते हैं और बेहतर होता जाता है. यू फोटोग्राफ सैटर्न, यू फोटोग्राफ्ड इट कुछ दिन पहले भी, तो कोई विजिबल कोई चेंज कोई नोटिस किया? फिलहाल तो मैं वो इतना वो नहीं हूँ. आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ कीन आई कि मैं देखूँ कोई साइज डिफरेंस वगैरह हो. नहीं, बट आई थिंक क्योंकि अभी तो दिन भी लाइक कौन सा कोई बहुत ज़्यादा महीने गुजर गए, तो आई थिंक इट्स वेरी शॉर्ट टाइम टू कंपेयर. आई थिंक 3 हफ्ते हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे. यस. तो बट आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे. ऑपोजिशन के पास जैसे जैसे आते जाएंगे ना, वो फिर डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू. So basically, when I believe this is when Saturn is directly opposite the Sun, और हम बिल्कुल उन दोनों के बीच में आते हैं. I believe उसका नाम है सीलेगर इफेक्ट, SEALIGER. सीलेगर इफेक्ट. और उससे क्या होता है, जो रिंग्स होते हैं ना सैटर्न के, they become almost as bright, if not brighter, than the planet itself. तो वो एक बहुत बड़ा एक स्पेक्टिकल होता है वो उसको देखना. तो अगर हम फॉर्चुनेट इनफ हुए कि हमारे जो रात के आवर्स हैं वो उसके साथ लाइन अप करते हैं, क्योंकि आई थिंक कुछ घंटों का होता है वो इफेक्ट. वो बिल्कुल उस टाइम हो रहा होता है जब लिटरली बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, एंड दैट इज़ आई थिंक फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. तो लेट्स होप कि मैंने तो पिछले 2 साल से सैटर्न ऑपोजिशन मिस की है. सिर्फ मॉनसून की नज़र हुई हुई है मेरी 2 साल से सैटर्न की ऑपोजिशन. जुपिटर ऑपोजिशन हो जाती है, लेकिन आई थिंक जुपिटर का भी द अल्टीमेट व्यू, आई थिंक इट्स माई पर्सनल बायस टूवर्ड्स इट, लेकिन आई थिंक मेरा जो फेवरेट व्यू वुड बी विद GRS, द ग्रेट रेड स्पॉट. ऑपोजिशन पे जुपिटर हो, साथ ग्रेट रेड स्पॉट हो, कुछ 2-3 सोलर इक्लिप्सेस भी हो रही हैं. सोलर इक्लिप्सेस हो रहे हैं, कोई ट्रांजिट हो रहा हो तो ये कोई थोड़ा ज़्यादा आई थिंक इट्स जुपिटर पे
24 घंटे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आई मीन 9 घंटे का तो उसको रोटेशन रेट होता यस है, बिल्कुल। आपको हर 4-5 घंटे बाद GRS नजर आ रहा होता है। सही है। तो अगर इन प्लैनेट्स को देखना हो किसी ने, अगर कोई जाके बाहर देखना चाहे और हमने बताया कि सुबह के वक्त आजकल नज़र आ रहे हैं, तो आई थिंक वीनस इज़ लाइक बेस्ट विजिबल एट लाइक अराउंड 4:15 4:30 सुबह के वक्त। और जुपिटर और सैटर्न भी उससे पहले बेशक थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी राइज कर देते हैं, तो लाइक 3-4 AM। तो लेकिन अगर इनको देखना हो तो देखने का क्या तरीका होगा? वेल, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी, Yes. ये 5 हैं जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं। ऑब्वियसली स्टार्स के तौर पे ही नजर आएंगे, बट फॉर दोज हु डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई देम, जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो फ्लिकर नहीं करते, ट्विंकल नहीं करते। स्टार्स हमेशा ट्विंकल करते हैं, है ना, इसी तरह होता है। लाइक तो बट टू सी देम इन डिटेल आपको ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत है। सो इवन विद अ स्मॉल टेलीस्कोप, वीनस इज अ साइट टू सी। Venus is the second brightest object in the night sky after the moon. Yeah, so it's actually very hard to miss it. So एंड अक्सर लेकिन लोग जुपिटर और वीनस को मिक्सअप कर देते हैं या फिर मिस्टेक कर देते हैं। but I think like if you like I think there is a काफ़ी एक clear cut difference है उनकी brightness के बीच, especially like अगर तो बहुत ज़्यादा कोई hazy weather है या कुछ इस तरह से है, तो I think उस वक्त फिर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है कि लाइक उनकी ब्राइटनेस थोड़ी बहुत दोनों की ड्रॉप कर जाती है। लेकिन आई थिंक ऑन अ क्लियर नाइट वीनस आउटशाइंस जुपिटर बाय सम डिस्टेंस। सो आई थिंक अगर आपके पास बाइनोकुलर्स हैं, व्हेन वीनस इज, फिलहाल तो इट्स नॉट क्लोज एट ऑल, वो काफ़ी छोटा होगा, लेकिन इट्स एक्चुअली लाइक उसकी गिब्बस फेज चल रही है आजकल। गिब्बस फेज इज बेसिकली मोर देन 50% illuminated. यस, एंड दैट मीन्स कि वो दूर है अर्थ से इन इट्स ऑर्बिट। सो लेकिन जब वो पास आता है और वो क्रेसेंट बन जाता है लाइक द मून, तो फिर बाइनोकुलर्स के साथ या फिर हाई मैग्निफिकेशन कैमरा लेंस, उससे देखा जा सकता है। एंड अगर आपके पास टेलीस्कोप है, छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, वीनस gives nearly the same view for everyone. But I think even if it is the same view for everyone, उसका when it is closer to Earth in its orbit, तो Venus is in its crescent shape. So that crescent shape is actually a sight, and I think it's actually a very beautiful sight because it doesn't show a lot because उसका reflection, Venus का atmosphere reflects sunlight off very well. तो Venus is very bright और उसकी कोई surface details या उसके clouds के colors वगैरह कुछ नहीं नज़र आता। It's just a very shiny crescent. तो लेकिन it is beautiful in its own way. I don't think हम in words describe कर सकते हैं। I think Saturn का तो कोई मैच ही नहीं ना। I think everyone's favorite is Saturn. तो खैर फिर जुपिटर को अगर देखना है, जुपिटर coming towards opposition in September, binoculars के साथ the 4 Galilean moons, which were the moons that Galileo himself saw and identified and documented. तो वो नज़र आएंगी with just binoculars or high magnification camera lens, and obviously with the telescope फिर आपको great red spot type details, bands, moon transitions, yes. और moon transitions के साथ जो solar eclipses आते हैं, ये बहुत आसानी से नज़र आएंगे। एंड आई थिंक जुपिटर के लिए बड़े टेलीस्कोप की तो मतलब जितना बड़ा टेलीस्कोप हो, like if in order to resolve the bands and the cloud belts of Jupiter, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए होती है, बट और मैग्निफिकेशन भी ऑब्वियसली ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन, नॉट डिजिटल जूम, दैट वोंट वर्क। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जस्ट सीइंग द मून्स, क्योंकि मून्स खुद भी बहुत ब्राइट हैं और उसके साथ आपको बहुत आराम से नज़र आ सकते हैं इवन विद वेरी स्मॉल मैग्निफिकेशन। तो आई थिंक ये काफ़ी ये भी एक काफ़ी मज़े की साइट होती है। मूविंग ऑन टू सैटर्न। मैं टेलीस्कोप के अलावा किसी चीज़ को रेकमेंड नहीं करता।
you know, because नहीं, आई थिंक नेकेड आई तो लाइक नज़र आ जाता है और उसके अलावा उसके रिंग्स वगैरह they start to become visible at like around 40x around 40x magnification. थोड़े से elongated से लगता है, Yes. अंडा सा लगता है वो. Like काफ़ी small again मटर का दाना, but not जैसे really a मटर का दाना, but लेकिन खैर you get the point कि it's not like super huge. वो हबल वाली तस्वीर नहीं आपको नज़र आती, लेकिन even with small magnification I think Saturn का व्यू काफ़ी अच्छा होता है. It does it justice. It is फिर भी when you see Saturn के खूब ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक चीज़ with rings फ्लोट कर रही Float है, कर रहा है, हाँ, exact. So, Float जो कर रहा है. float, that gives you a very sharp perspective. हाँ. और कहते हैं ना, beauty is in the eye of the beholder. Yeah, तो I think Saturn भी हो गया. मार्स पे अगर हम बात करें तो मार्स लास्ट टाइम ऑपोजिशन पे आया था in 2020 October 2020 and that was I think मार्स की सबसे बड़ी क्लोजेस्ट opposition, हाँ. अप्रोच सिंस पता नहीं कौन सा साल, आई फॉरगॉट. बहुत साल. हाँ, तो लाइक इट वाज काफ़ी. अब आई डोंट थिंक ऑब्वियसली उतना ब्राइट होगा, उस तरह की ऑपोजिशन होगी, बट अगेन इट्स एट ऑपोजिशन मीनिंग के it would be close to Earth in its orbit and that is opposition is basically the best time जिसमें आप देख सकते हैं एक planet को. So it is the best time to go out and observe the planets and to photograph them even. तो अगर मार्स की बात करें तो मार्स के क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं. पोलर आइस कैप होता है उसका एक काफ़ी डिस्टिंक्टिव, अगर हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, फॉर ऑल द एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोफोटोग्राफर्स. तो मार्स आपको नेकेड आई से तो एक रेड डॉट नज़र आएगा इन द नाइट स्काई. और काफी distinctive है. Yes, like not like the other red stars, it will have a very distinctive color which will like help you like point it out. So when you look at Mars through a telescope तो आपको कुछ distinctive features नज़र आते हैं उसके, some of which include polar ice caps जो कि काफ़ी आसानी से नज़र आ जाते हैं. बाकी जो थोड़े से माइनर फीचर्स होते हैं, लाइक माइनर तो नहीं, ऑन द प्लैनेट दे आर क्वाइट बिग, बट टेलीस्कोप से देखना थोड़ा मुश्किल होता है. समटाइम्स इतनी ज़्यादा डिटेल में वो रिजॉल्व नहीं होते. तो जो सरफेस डिटेल्स हैं, जो सरफेस पे डस्ट स्टॉर्म्स हैं या जो रिजेस और क्लिफ्स हैं, वो आपको उस तरह से नहीं नज़र आते. समटाइम्स इवन विद बिग टेलीस्कोप्स आपको ये क्लिफ्स और माउंटेन्स वगैरह मार्स की नहीं नज़र आते. इट इज़ quite difficult to actually even locate and sight Mons Olympus. So even though it is the largest mountain in the solar system. तो खैर ये हो गए हमारे planets. एंड अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की ही बात करें और सूरज की बात करें तो सूरज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब तो. सो नासा जो है ना, उन्होंने कुछ देर पहले अनाउंस किया था, कुछ महीने पहले, आई थिंक साल हो गया होगा, प्रॉब्लम साल से ज़्यादा, कि जो हमारा सोलर साइकिल है वो अब दोबारा शुरू हो रहा है. तो द सन हैज़ 11 years of activity and 11 years of inactivity. तो those 11 years of activity वो अब शुरू हो रहे हैं और फिर hopefully. अच्छा, what do you mean by activity? Activity, yes, good question. Activity essentially sun spots होते हैं, solar flares होते हैं. Solar flares are basically ejections of plasma and solar energy. सूरज की जो सरफेस है, ठीक है. जो सन स्पॉट्स होते हैं वो थोड़े से ठंडे रीजन्स होते हैं. कूलर रीजन्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन, और एक्टिव रीजन्स बेसिकली फॉर्म होते हैं उनके साथ वही बेसिकली सन स्पॉट्स. एंड मोर ऑफन देन नॉट ये जो सन स्पॉट्स होते हैं, फ्लेयर्स होते हैं, दे आर hundreds of times bigger than the earth. Yes, so like even if you see a small flare coming out, a thread even, that might be many times bigger than the earth. अच्छा, हमने ये बात कर ली कि सूरज पे एक्टिविटी होने लगी है, लेकिन सूरज को देखना is extremely important, but I would say extremely, you have to be extremely cautious and you cannot in any way see the sun with the naked eye. Please, or never. Even naked eye से नहीं देख रहे, sunglasses लगा के नहीं देख सन ग्लासेस के साथ भी नहीं, टेलीस्कोप के साथ, X-ray- अनफिल्टर्ड टेलीस्कोप के साथ भी नहीं. X-ray एक्सरे film लगा शीट्स के। भी बहुत डेंजरस हैं. दे आर नॉट द राइट वे टू साइट द सन.
और इट इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस. आपकी आंख कुछ सेकंड्स में, कुछ नैनो सेकंड्स में डैमेज हो सकती है और लाइक एंड वो इरिवर्सिबल होता है. इट्स बिल्कुल वेरी वेरी डेंजरस. और ये काफ़ी लोग जो है ना, ये काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है एक्चुअली लोगों में. और लाइक सोलर इक्लिप्सेस के दौरान भी हम मतलब बेसिकली हम सोलर इक्लिप्सेस के दौरान ही हम सूरज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वरना हम इतनी लिफ्ट नहीं कराते सूरज को. लेकिन इवन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्सेस एक्सरे शीट्स वगैरह ये काफ़ी डेंजरस होता है. और लाइक यू कैन ओनली सी द सन विद प्रॉपर सोलर फिल्टर्स, लाइक द प्रॉपर एस्ट्रोनॉमी सोलर फिल्टर्स. कोई रैंडमली मेड सोलर फिल्टर्स यूज़ नहीं हो सकते. और या फिर सोलर ग्लासेस होती हैं, वो आराम से आपके नेकेड आई व्यू के लिए. वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज़ के पिन होल प्रोजेक्टर्स, वो एक काफ़ी मज़े की एक चीज़ है. वो आप बना सकते हैं घर पे. लाइक इट टेक्स लाइक आधा घंटा बनाने में. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस और उसके थ्रू आप सन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं सेफली. और इसके अलावा क्या है आजकल? समर सीजन, सो समर ट्रायंगल. समर ट्रायंगल ऑफ कोर्स. समर ट्रायंगल Consisting थोड़ा सा of- बात कर देते हैं. यू नो, तो समर ट्रायंगल कंसिस्टिंग ऑफ वेगा, देनेब एंड अल्टायर. तो सिंस द विंटर ट्रायंगल इज सेटिंग नाउ, इसके साथ अल मशहूर ओरायन नेबुला एवरीवन्स फेवरेट, वो भी सेट कर चुका है. तो अब लाइक कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाई अराउंड करते हैं समर ट्रायंगल के गेट, जिनमें काफ़ी नेबुलाज हैं, काफ़ी क्लस्टर्स हैं. तो क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं. क्लस्टर्स तो बहुत ज़्यादा है. बट लाइक नेबुलाज, इस्माइल का फेवरेट नेबुला डम्बल नेबुला लाई करता है. रिंग नेबुला, हरक्यूलिस क्लस्टर जो है, वेल नेबुला जैसी चीज़ें, क्रेसेंट नेबुला. बिल्कुल. क्लस्टर्स और स्टार फील्ड्स की अगर बात करें तो ये अबंडेंट होते हैं इन कॉन्स्टलेशंस लाइक लायरा एंड वल्पिकुला या सिग्नस, जो कि बेसिकली समर ट्रायंगल को बनाते हैं. तो अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि समर ट्रायंगल होता क्या है, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इट इज़, तो सो बेसिकली समर ट्रायंगल इज इन एस्ट्रिज्म. एस्ट्रिज्म क्या होता है? A constellation within a constellation or within several constellations. तो जो वेगा है, that makes the head of Lyra, then Ebb makes the head of Cygnus, and Altair makes the head of एक्विला. पता नहीं जो भी है. तो ये जो है ना, तीनों बहुत काफ़ी ब्राइट स्टार्स होते हैं, ठीक है. एंड बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होते हैं, लेकिन हम इमेजिनेटिवली ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल बना रही है, ठीक है. और इनके बीच में, इनके इर्द गिर्द, बिकॉज इट्स अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इतने क्लस्टर्स होते हैं, इतने नेबुलाए होते हैं, स्टार्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी सॉर्ट ऑफ गिव देम दैट इंपॉर्टेंस. सो उसको एक अपना एक कॉन्स्टलेशन दे दिया समर ट्रायंगल के नाम से. और लाइक जस्ट लाइक देयर इज़ द समर ट्रायंगल, देयर इज़ अ विंटर ट्रायंगल एज वेल, which comes up in winter obviously. एंड अब वो सेट कर वो रहा तो है. एक वैसे पूरा हेक्सागन भी बन जाता है, नहीं? हाँ, अगर लाइक आप बाकी स्टार्स के पहला वगैरह को अगर आप अंदर डाल दो तो वो, लेकिन बारे में हम बाद में बात करेंगे. we'll talk about it. दिसंबर तब बात करेंगे. December podcast. ठीक है. और इसके अलावा मिल्की वे आ रही है. मिल्की वे, आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू व्यू द मिल्की वे एज वेल. द समर आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी समर्स में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है. अगेन वी लिव इन अ बॉटल 8 sky side, बॉटल 9. टू बी ज़्यादा मजलूम बनने के लिए हम बॉटल 9 कह देते हैं, लेकिन चलें हम बॉटल 9 में रहते हैं. एक्सट्रीमली लाइट पोल्यूटेड सिटी, और लाइट पोल्यूटेड सिटीज़ से आपको ये डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स भी, क्लस्टर्स, नेबुलाज वगैरह और मिल्की वे का आर्म जिसकी हम बात करें, ये आपको उस तरह से इतनी डिटेल में नज़र नहीं आएगा. तो इसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ टू गो आउट ऑन अ ट्रिप डार्क स्काई साइट, एंड वहाँ से आप रात को ऑब्जर्व करें सारा. Right then, so thank you so much for watching, and we hope to see you next time. Allah.